हेलो, वेलकम टू द माइंड मेंटेनर। आज हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की नेक्स्ट वीडियो है और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक। तो आइए देखते हैं आर्टिकल 19 क्या कहता है। आर्टिकल 19 में कहा गया है वाक स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण। ठीक, इसमें क्लॉज 1 कहता है इसका कि सभी नागरिकों को नंबर ए 6 तरीके की स्वतंत्रताएं इसमें दी गई हैं। उनमें से नंबर ए वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का, बी शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन का, सी संगम या संघ या सहकारी समिति बनाने का। सहकारी समिति इसमें 97th अमेंड 2011 में जोड़ा गया है। डी कहता है भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का। ई कहता है भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने का। एफ इसमें 44th अमेंड द्वारा निरस्त कर दिया गया है। और जी कहता है कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार होगा। तो आर्टिकल 19(1) जो है हमें 6 तरीके की स्वतंत्रता देता है। ठीक है, अब इन सबको एक एक करके हम समझेंगे। तो आर्टिकल 19(1) ए क्या कहता है, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसमें एक चीज़ पहले बता देती हूँ मैं आपको कि ये जो आर्टिकल है ये नागरिकों को प्रोवाइड है। केवल आपने देखा यहाँ पे दिया हुआ है नागरिकों को, तो ये सिटीजन्स को ही प्रोवाइड है खाली। और इस पर एक केस आया था टाटा इंजीनियरिंग कंपनी वर्सेस बिहार स्टेट का, 1965 का आया था। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नागरिक शब्द से केवल मनुष्य मात्र का बोध होता है, कृत्रिम व्यक्ति का नहीं, जैसे कंपनी। ठीक, ये बात इसमें क्लियर की गई थी। तो अब 19(1) ए क्या कहता है हमें, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। जैसा आप इसमें देख रहे हैं कि इसमें रेस्ट्रिक्शंस भी लगते हैं। तो हर क्लॉज के अपने 19(2) से लेके 19(6) तक हर जो सब क्लॉज है ए से लेके जी तक, उन सब पर रेस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं। उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो 19(a) बात करता है वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में। ये क्या कहता है कि चाहे वो शब्द हो, लेख हो, कोई प्रिंटिंग हो, कोई चिन्ह हो, या किसी भी अदर तरीके से अपने विचारों को व्यक्त करना क्या कहलाता है, वाक अभिव्यक्ति। किसी भी तरह से अपने आप को एक्सप्रेस करना। ठीक है, तो वो हो गया हमारा वाक और अभिव्यक्ति। अब इसमें कुछ पॉइंट्स आते हैं जिनमें बहुत सी चीज़ें इसमें जोड़ी गई हैं। जैसे इसमें केस आता है रमेश थापर वर्सेस मद्रास राज्य का। तो उसमें कहा था कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में विचारों के प्रसार की स्वतंत्रता भी शामिल है। किसकी? विचारों के प्रसार की स्वतंत्रता। ठीक, यहाँ से राइट टू नो और आरटीआई दोनों निकल कर आते हैं। तो रमेश थापर का केस आप याद रखेंगे। इसके बाद इसमें आता है पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ वर्सेस भारत संघ का केस। उसमें ये कहा था कि मतदाता का सूचना का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19 में प्रदत्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का आवश्यक अंग है। क्लियर? आगे और केस बताऊंगी मैं, लेकिन पहले देख लेते हैं कि इस पर रेस्ट्रिक्शंस किससे लग सकते हैं। तो 19(2) बताता है कि इस पर रेस्ट्रिक्शन कैसे लगाए जाते हैं। क्या कहता है 19(2)? खंड 1 उपखंड ए की कोई बात उक्त उपखंड द्वारा दिए गए अधिकारों के प्रयोग पर। अब कितने तरीके से रेस्ट्रिक्शन लगाया जाता है? जब बात भारत की प्रभुता और अखंडता की होती है, जब राज्य की सुरक्षा की बात हो, विदेश राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों को लेकर कोई बात हो, लोक व्यवस्था को बनाए रखना हो, शिष्टा या सदाचार के हित में कोई बात है, न्यायालय अवमान की कोई बात है, मानहानि या अपराध उद्दीपन, इनके संबंध में युक्तियुक्त निर्बंधन लगाए जा सकते हैं। ठीक, क्योंकि
फंडामेंटल राइट्स हमें मिले हैं, ठीक है, लेकिन वो हमारे लिए एक तरह से एब्सोल्यूट राइट नहीं है। जैसा आर्टिकल 19 में आप देख रहे हैं, इस तरह से इन पे रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं। क्लियर? तो जब इस पे रेस्ट्रिक्शंस की भी बात कर ली, तो अब मैं इनके आगे के केस लॉज आपको बताती हूँ। इसमें एक केस आता है इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर वर्सेस भारत संघ का, 1985 का केस है ये, सुप्रीम कोर्ट का। इसमें कहा था कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 4 विशेष उद्देश्यों की पूर्ति करती है। कौन कौन से उद्देश्य बताए इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने? पहला, कि यह व्यक्ति की आत्मा की उन्नति में सहायक होती है। दूसरा, ये सत्य की खोज में सहायक होती है। तीसरा, यह व्यक्ति के निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत करती है। चौथा, यह स्थिरता, स्टेबिलिटी और सामाजिक परिवर्तन में युक्तियुक्त सामंजस्य स्थापित करने में सहायक होती है। ठीक, ये इसके कुछ केस थे। इसके अलावा इसमें केस आता है आपका सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग वर्सेस क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ वेस्ट बंगाल, 1995 का केस था ये। इसमें कहा गया था कि क्रिकेट का खेल अभिव्यक्ति का एक माध्यम है और यह 19(1)(a) के भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वाधीनता में सम्मिलित है और इस पर केवल 19(2) के तहत ही निर्बंधन लगाए जा सकते हैं और किसी तरह से नहीं। इसमें इतनी बात कही थी। तो अगर किसी को थोड़ी सी हिंदी और इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही हो आप में से, तो मैंने केस लॉज के नाम मैं आपको बताती जा रही हूँ, वो आप अपनी टेक्स्ट बुक्स में से फाइंड कर सकते हैं उनको और उनको पढ़ सकते हैं आप। ठीक, आगे चलते हैं। फिर इसके बाद आता है केस जो बहुत इम्पॉर्टेंट केस है और ये है भारत संघ वर्सेस नवीन जिंदल, 2004 सुप्रीम कोर्ट का केस है ये। इसमें कहा था कि अपने मकान पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का प्रत्येक नागरिक का अनुच्छेद 19(1)(a) के अधीन एक मूल अधिकार है, लेकिन ये एब्सोल्यूट नहीं है और इस पर 19(1)(a) खंड 2 के अंतर्गत युक्तियुक्त निबंधन लगाए जा सकते हैं। क्लियर? अब इसके बाद केस आता है आपका साकल पेपर्स लिमिटेड वर्सेस भारत संघ का। इसमें कहा है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के में प्रेस की स्वतंत्रता भी शामिल है, मतलब कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में फ्रीडम ऑफ प्रेस भी शामिल है। किसमें कही ये बात? साकल पेपर्स लिमिटेड वर्सेस भारत संघ में। फिर आता है इसमें प्रभुदत्त वर्सेस भारत संघ का केस आता है, 1982 का केस है ये। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रेस की स्वतंत्रता में सूचनाओं और समाचारों को जानने का अधिकार, मतलब राइट टू नो, भी शामिल है। क्लियर? तो ये तो हो गए इसके केस लॉज। अब चलते हैं आगे 19(1)(b) और इस पे रेस्ट्रिक्शन किस में लगेंगे? 19(3) में। 19(1)(b) क्या कहता है? 19(1)(b) कहता है शांतिपूर्ण तथा निरायुध सम्मेलन का अधिकार और उस पर युक्तियुक्त निर्बंधन। आपको शांतिपूर्ण ढंग से निरायुध, मतलब बिना हथियारों के, सम्मेलन वगैरह करने का पूरा अधिकार दिया जाता है। ठीक, लेकिन उस पर क्या होगा? उस पर रेस्ट्रिक्शन लग सकते हैं 19(3) में। तो किन किन आधार पर रेस्ट्रिक्शंस लग सकते हैं? 19(3) उक्त खंड के उपखंड बी की कोई बात उक्त उपखंड द्वारा दिए गए अधिकारों के प्रयोग पर। कब? जब भारत की प्रभुता और अखंडता की बात हो, लोक व्यवस्था के हित की बात हो। इसमें 2 पॉइंट आते हैं, भारत की प्रभुता और अखंडता और लोक व्यवस्था, इनके आधार पर निर्बंधन लगाए जा सकते हैं। ठीक, इसमें कुछ समझाने वाली चीज़ नहीं है। और दूसरा कि केस लॉज भी इसमें नहीं है। सबसे ज़्यादा केस लॉज 19(1)(a) में ही पूछे जाते हैं और मैंने आपको उससे रिलेटेड काफ़ी केस लॉज बता दिए हैं। तो आगे चलते हैं। 19(1)(c) क्या कहता है? संगम संघ सहकारी समिति बनाने की अधिकार देता है ये, और इस पर रेस्ट्रिक्शन किस में लगते हैं? 19(4) में।
तो 19(4) में इस पे किस किस ढंग से रेस्ट्रिक्शन लग सकते हैं? उक्त खंड के उपखंड सी की कोई बात उक्त उपखंड द्वारा दिए गए अधिकार के प्रयोग पर भारत की प्रभुता, अखंडता, लोक व्यवस्था या सदाचार के हित में युक्तियुक्त निर्बंधन जहाँ तक कोई विद्यमान विधि अधिरोपित करती है वहाँ तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी और वैसे निर्बंधन अधिरोपित करने वाली कोई विधि बनाने से राज्य को नहीं रोकेगी। ठीक, जब बात यहाँ पर भी क्या आती है, भारत की प्रभुता और अखंडता की और लोक व्यवस्था और सदाचार की बात आती है, तो आपके 19(1)(c) पर भी रेस्ट्रिक्शन लग सकते हैं। क्लियर? आगे चलते हैं 19(1)(d) और इस पर रेस्ट्रिक्शन किससे लगेंगे? 19(5) क्लॉज 5 से। भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण का अधिकार। ठीक भाई, आपको राइट मिला है कि आप कहीं पर भी घूम सकते हैं, अबाध संचरण का राइट मिला है आपको। तो इस पर, और इसके बाद आता है 19(1)(e), इस पे भी क्लॉज 19 क्लॉज 5 से ही रेस्ट्रिक्शन लगेंगे। तो इसे भी पढ़ लेते हैं, फिर दोनों के एक साथ रेस्ट्रिक्शन मैं समझा देती हूँ आगे। भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने का अधिकार। ठीक है, तो अब इसमें क्या कहा गया है? 19(5) में 19(1)(d) और 19(1)(e) दोनों के लिए उन्होंने रेस्ट्रिक्शन बताए हैं। किस में? 19 क्लॉज 5 में। और वो कहता है कि उक्त खंड के उपखंड डी और ई की कोई बात उक्त उपखंडों द्वारा दिए गए अधिकारों के प्रयोग पर साधारण जनता के हितों में या किसी अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण के लिए युक्तियुक्त निर्बंधन लगा सकती है। ठीक, किसके उसमें? साधारण जनता के हित में और किसी अनुसूचित जनजाति के हित के संरक्षण के लिए, इन दोनों में रेस्ट्रिक्शन लग सकता है। क्लियर? अब 19(1)(g) क्या कहता है? 19(1)(g) कहता है कि कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार। और इस पर रेस्ट्रिक्शन किससे लग सकते हैं? 19(6) से। तो 19(6) क्या कहता है? उक्त खंड के उपखंड जी की कोई बात उक्त उपखंड द्वारा दिए गए अधिकारों के प्रयोग पर साधारण जनता के हितों में युक्तियुक्त निर्बंधन जहाँ तक कोई विद्यमान विधि अधिरोपित है वहाँ तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या वैसे निर्बंधन अधिरोपित करने वाली कोई विधि बनाने से राज्य को निवारित नहीं करेगी। और विशिष्टया उक्त उपखंड की कोई बात, नंबर 1, कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने के लिए आवश्यक वृत्तिक या तकनीकी अर्हताओं से, या नंबर 2, राज्य द्वारा या राज्य के स्वामित्व या नियंत्रण में किसी निगम द्वारा कोई व्यापार, कारोबार, उद्योग या सेवा नागरिकों का पूर्णतः या भागतः अपवर्जन करके या अन्यथा चलाए जाने से जहाँ तक कोई विद्यमान विधि संबंधित रहती है वहाँ तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी और इस प्रकार संबंध रखने वाली कोई विधि बनाने से राज्य को नहीं रोकेगा। ठीक है, यहाँ पर इसमें एक केस आते हैं। इसमें एक केस है सोदान सिंह का। तो सोदान सिंह में कहा गया था कि फुटपाथ पर व्यापार करना मौलिक अधिकार है। इसमें कहा था सड़क के फुटपाथों पर व्यापार करना 19(1)(g) के अधीन एक मूल अधिकार है और उस पर केवल 19(6) के अधीन निर्बंधन लगाए जा सकते हैं। ठीक, केस है सोदान सिंह वर्सेस न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कमेटी, 1989 का केस है सुप्रीम कोर्ट का। क्लियर? इसके बाद इसमें केस आता है ओम प्रकाश वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य, 2004 का केस है ये। और इसमें कहा था कि हरिद्वार, ऋषिकेश और मुनि की रेती, मतलब ऋषिकेश की सीमा में मांस और अंडों की बिक्री पर रोक लगाना 19(1)(g) के अधीन अयुक्तियुक्त निर्बंधन नहीं है। ठीक है, मतलब कि हरिद्वार है, ऋषिकेश है, मुनि की रेती, 3 नगर पालिका के भीतर अंडे की बिक्री पर लगाई गई जो रोक थी वो 19(1)(g) के अधीन
व्यापार के अधिकार पर अयुक्तियुक्त निर्बंधन नहीं है, मतलब वो सही लगाई गई थी, गलत नहीं थी। ठीक, तो इस तरह ये हमारा 19 क्लॉज आर्टिकल पूरा होता है। और इतने केस लॉज इसमें काफ़ी है, बाकी 20, 21, 22 नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और अपने लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को और हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन करें। थैंक यू।